हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और हम लोग ने ये भी देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या होता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का काम होता है रेजिस्टेंस को बढ़ाना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का काम क्या होगा? रेजिस्टेंस को कम करना। ठीक है, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो रेसिप्रोकल में आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन अब पढ़ते हैं। इसमें बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब हो गया कि मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये प्रूव करना है कि 1/RP इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये प्रूव करना है मुझे। इसे ही मैंने सेंटेंस में बोला था, सिर्फ ये मुझे प्रूव करके बताना है। ठीक है, ये आरपी का मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा हम लोग 3 रजिस्टर यहाँ पे लेने वाले, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर आज ही पढ़ने वाले। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस जो होते हैं कुछ ऐसे कनेक्ट होते हैं पैरेलली। ठीक है, ऐसा पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसके नीचे तीसरा रेजिस्टेंस। तीनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया ऐसा। ठीक है, पैरेलल हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से कर देते हैं, पैरेलली कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया सारा रजिस्टर। छी गंदा हो गया, पैरेलली कनेक्ट हो गया। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1, सेकेंड इज R2 एंड थर्ड वन इज R3 कनेक्टेड टू द बैटरी। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे की हो गया और ये सर्किट कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज, वोल्ट प्रोवाइड करेगा बैटरी को, बैटरी वोल्ट प्रोवाइड करेगा। प्लस माइनस, करंट प्लस से निकलेगा माइनस से बाहर आएगा। ठीक है, प्लस से निकल के माइनस पे मिलेगा, की हो गया। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट से। जैसे यहाँ पे करंट ऐसा आएगा उसको ब्रांचेस मिलेंगे, और जब ब्रांचेस मिलेंगे तो करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में, I1, I2 एंड I3 में। यहाँ पे तीनों रजिस्टर एक कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, इसलिए इनके अक्रॉस में जो वोल्टेज भी होगा वो क्या होगा, सेम। कुछ याद आ रहा है? सीरीज में वोल्टेज अलग था, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सेम। क्यों सेम होगा? बिकॉज सारे रजिस्टर एक कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, याद रखना। इसको वोल्टेज डिवाइडर नहीं बोलते, सीरीज को वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं, बिकॉज वोल्टेज डिवाइड होता है बिकॉज ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे सेम पॉइंट के बीच में, इसलिए वोल्टेज सेम है। अच्छा, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रांच है, वही सीरीज में ब्रांच नहीं था, सीधा था, इसलिए करंट सेम था। यहाँ पे ब्रांचेस मिल गए तो करंट डिवाइड हो गया। यहाँ पे लिखने का करंट डिफरेंट होता है, यहाँ पे करंट, इसको करंट डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। अच्छा, हमारा घर का जो हाउस होल्ड सर्किट होता है ना, पैरेलली कनेक्ट होता है। पैरेलल में कनेक्ट करने का एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज है? करंट डिवाइड हो गया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करंट जाएगा। ज़्यादा पावर वाले अप्लायंसेस को ज़्यादा करंट जाएगा, कम अप्लायंस वाले करंट को कम करंट जाएगा। सबको सेम वोल्टेज जाएगा, बराबर ना? सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज जाएगा। जैसे मेरे हाउस होल्ड सर्किट में बहुत सारे बल्ब्स कनेक्ट हैं, अलग अलग ट्यूबलाइट्स कनेक्ट है, तो सबको सेम वोल्ट जाएगा, तो सबका ब्राइटनेस सेम होगा। अगर सीरीज में कनेक्ट करता तो क्या होता? अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता, और मे बी शायद जो लास्ट वाला बल्ब हो उसका ब्राइटनेस कम हो, या फिर वो जले ही ना, उसको वोल्टेज मिले ही ना, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होता है, इसलिए सीरीज में नहीं कनेक्ट करते हैं। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज सीरीज का क्या है कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ता है वहां पे, तो करंट को अपोज करेगा। यही पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है इफेक्टिव, तो हीट लॉस भी कम होगा। ठीक है, करंट को अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो और एक एडवांटेज है पैरेलल में, अगर एक डिवाइस या बंद हो जाता है काम करना तो थर्ड और सेकंड और थर्ड डिवाइस काम करते रहेगा कंटिन्यूअसली। बट सीरीज में क्या होता है, अगर एक डिवाइस बंद हो गया काम करना, अगर वो काम करना बंद कर दिया तो बाकी आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा, सर्किट ब्रेक हो गया, तो सब बंद हो जाएंगे एक साथ। सो दैट इज व्हाई वी प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन टू कनेक्ट द अप्लायंसेस इन अवर हाउस होल्ड। अंडरस्टूड? ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। चलो यहाँ पे डायलॉग लिखते हैं अपना, लेट 3 रजिस्टर्स having resistances क्या है भाई, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट किया इनको, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इनको। अच्छा, यहाँ पे क्या अलग है, करंट ना, तो टोटल करंट फाइंड करते हैं सर्किट में।
total current flowing through the circuit, flowing through the circuit is total current IP, P for parallel, equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। चलो ओम्स लॉ लगाते, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे PP लिख दो, P फॉर पैरेलल। BP नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे वोल्टेज, अच्छा ऊपर लिख दिया, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय ओम्स लॉ। आई होप अभी दिख रहा होगा, हाँ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, यहाँ पे लिख देते PP, ठीक है। तो मुझे करंट चाहिए, तो मुझे IP का वैल्यू मिल जाएगा V अपॉन RP। सिमिलरली मुझे I1 मिल जाएगा ओम्स लॉ लगा के, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। मुझे I2 का वैल्यू मिल जाएगा V अपॉन R2। मुझे I3 का वैल्यू मिल जाएगा V अपॉन R3। सबको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। अब जहाँ पे तुम लोग को इक्वेशन 1 में IP दिख रहा है वहाँ पे लिख दो V अपॉन RP, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 एंड I3 की जगह V अपॉन R3। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 V अपॉन RP, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो V यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ छू V और V कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन R1, सॉरी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मिल गया, मुझे यही प्रूव करना था, आगे मेरा, ठीक है। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि रेसिप्रोकल में सब आ रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग सेंटेंस में, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। रेसिप्रोकल में आ रहा है इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है यहाँ पे। तो नोट करने वाली बात कौन सी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्टेज सेम होता है बिकॉज सारे रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, ओके, और यहाँ पे करंट अलग अलग होता है बिकॉज देयर आर ब्रांचेस। जब भी ब्रांचेस मिलेगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया। ये डेरिवेशन 4 मार्क के लिए पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, 4 या तो 5 मार्क में जो आते हैं, केस स्टडी में भी आ सकता है। केस स्टडी में तो ऐसे नहीं आते, 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है प्रूव करने के लिए, जिसमें सब क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 मार्क का ये पूछ देगा, 2 मार्क का एक कोई न्यूमेरिकल पूछ देगा इससे रिलेटेड, तो 3+2 में आ सकता है ये, ठीक है। सेक्शन डी में आता है ये, 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो सीरीज या तो पैरेलल कुछ भी आ सकता है, या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। चलो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। मैं सर्किट डायग्राम में रहने देता हूं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे R1 का वैल्यू है, सेम ले लेते हैं 10 ओम, जो लास्ट टाइम लिया था हम लोग ने, 20 ओम और 30 ओम। 3 रजिस्टर है मेरे पास, 10 ओम 30 ओम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, R1 का वैल्यू है 10 ओम, R2 का वैल्यू है 20 ओम एंड R3 का वैल्यू है 30 ओम, ठीक है। वोल्टेज कितना लिया था लास्ट टाइम हम लोग ने, 60 वोल्ट, ठीक है। 60 वोल्ट लेते, V का वैल्यू कितना है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकेंड क्या पूछा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर, ठीक है। अच्छा सबके क्रॉस में वोल्टेज तो सेम होगा, तो वोल्टेज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सबके क्रॉस में 60 60 60 वोल्ट होगा, तो वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं इंडिविजुअली, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो करंट पूछ लेगा आपको, या तो अलग अलग यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर देगा, A1 A2 A3, तो बोलेगा एमीटर की रीडिंग बताइए, एमीटर की रीडिंग मतलब I1 I2 I3 फाइंड करना है, करंट ही फाइंड करना है। सेम ऐसे भी पूछ सकता है तुम लोगों को क्वेश्चन को, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ सकता है तुम लोग को कि बताओ यहाँ अगर कोई अप्लायंसेस कनेक्ट है तो उसका पावर क्या होगा, तो इसका पावर बताओ कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, पावर रेटिंग पूछ लेता है कभी कभी। तो चलो पावर फाइंड कर लेते हैं हर एक रेजिस्टेंस का, फाइंड दी
अगर ये बल्ब होता है 1 2 3 ऐसे बल्ब के रेजिस्टेंस होते तो बताओ उसका पावर क्या होगा. सो फाइंड द पावर ऑफ द ईच रजिस्टर्स. पावर कंज्यूम भी लिख सकते हो, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, या फिर पावर रेटिंग कितना है हर एक रजिस्टर का वो पूछ सकता है. ऐसे भी पूछता है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है. चलो सॉल्व करते हैं इसको. सोल्यूशन दिख रहा है सबको ऊपर. हाँ ठीक है. पहला पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है. तो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30. तो 1/RP का वैल्यू मिल जाएगा. सबका रेसिप्रोकल आ जाएगा भाई, सबका एलसीएम आ जाएगा 60. तो 60 लिख देते. इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1/RP का वैल्यू मेरा आ जाएगा 11/60. तो RP का वैल्यू मेरा आ जाएगा 60/11. आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ये मेरा आंसर हो गया 60/11. सेकेंड, मुझे हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना जरा वो फ्लो फाइंड करना है. चलो करंट फाइंड करते हैं. ओम्स लॉ से कुछ याद आ रहा है? ओम्स लॉ में लिखा था हम लोग ने I1 इक्वल टू V/R1 ना. तो I1 इज इक्वल टू V का वैल्यू 60 है, R1 का वैल्यू भाई 10 है. तो यहाँ से 6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. बराबर ना. सबके क्रॉस में वोल्टेज तो सेम होगा 60. ठीक है. सिमिलरली मुझे I2 मिल जाएगा V/R2. V कितना है 60, R2 का वैल्यू कितना है 20. तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो 3 एम्पियर आ गया. I3 का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना तो सेम फॉर्मूला V/R3. V का वैल्यू है 60, R3 का वैल्यू है 30. तो ये कैंसिल हो गया. तो 2 एम्पियर आ गया. ठीक है. मुझे करंट भी मिल गए सबके क्रॉस में. तो और अगर पूछ लिया व्हाट इज द टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट, टोटल करंट पूछा है. हाँ, फाइंड ईच रजिस्टर. उसके बाद अगर टोटल भी पूछा होता करंट तो कैसे फाइंड करता है टोटल करंट. IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है मुझे वो मिल जाता. अगर पूरे सर्किट से पूछा होता तो पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है 6 प्लस 3 प्लस 2. तो मुझे IP का वैल्यू मिल जाता 11 एम्पियर. पूरे सर्किट से करंट 11 एम्पियर का फ्लो हो रहा है. तो ये मेरा 11 एम्पियर होता है. अगर पूछा होता यहाँ का ये एमीटर कनेक्ट है तो बताओ कितना एमीटर रीडिंग शो करता. तो 11 एम्पियर लिखते हैं हम लोग. अगर इंडिविजुअली पूछा होता A1 A2 A3 कि यहाँ ये एमीटर में कितना रीडिंग शो करेगा, इधर कितना है, तो इसके हिसाब से लिखते. 6 एम्पियर शो करता, 3 एम्पियर शो करता और 2 एम्पियर शो करता. ऐसा पावर फाइंड करते हैं हर एक अप्लायंसेस का, मतलब हर एक रजिस्टर का पावर फाइंड करते हैं. पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI1. P इक्वल टू VI ना, फॉर्मूला होता है ना पावर का. तो P1 इक्वल टू V का वैल्यू 60 है, I1 का वैल्यू कितना है पहले का 6. तो पहले वाले का पावर हो गया 6 6 36 वाट. पहले का पावर मिल गया मुझे. दूसरा P2 इक्वल टू VI2. V का वैल्यू 60 है, I2 का वैल्यू कितना है 3. तो मुझे 180 वाट मिल गया P2 का वैल्यू. ठीक है. P3 का वैल्यू VI3. तो मुझे P3 का वैल्यू मिल जाएगा, V का वैल्यू 60, I3 का वैल्यू 2 एम्पियर. तो P3 का वैल्यू मिल जाएगा 120 वाट. ऐसा पावर फाइंड कर लेंगे. पावर वाले क्वेश्चन भी तुम लोग को एग्जाम में पूछ सकता है बोर्ड में. ठीक है. आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जो इस साल CBSE ने इंट्रोड्यूस की है, रिलीज की अपने चैनल पे, CBSE वेबसाइट पे अपने उन लोग ने रिलीज किया हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व करेंगे. तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड जो बोर्ड के क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में वो कैसे सॉल्व करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो. तो उसमें मैंने सॉल्व करके बताया हुआ. ठीक है. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए. मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी. ऑल द बेस्ट.